integrate it, add wings to your career. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। राजस्थान स्थापत्य कला में विभिन्न दुर्गों का अध्ययन हमने किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक और दुर्ग पढ़ते हैं, राजस्थान का सिवाना दुर्ग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग के साथ साथ जालोर दुर्ग का भी हम सामान्य अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन दोनों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं का एक कॉमन मिक्सअप है, वो हम दोनों एक साथ याद करेंगे। सिवाना और साथ साथ जालोर का भी अध्ययन करेंगे हम। जालोर दुर्ग सबसे पहले पढ़ता है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग का निर्माण जो है वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था। बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया गया। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है और सिवाना दुर्ग पर चौहान राजवंश का भी शासन रहा। बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग में एक ऐतिहासिक साका हुआ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका आपको अध्ययन करना जरूरी है। और इसकी जो श्रेणी है वो आपको याद करना है, गिरि दुर्ग है। छप्पन की पहाड़ियाँ, एक सामूहिक रूप से पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है। इन 56 की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, और इस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। और उसी पहाड़ी पर एक मंदिर भी स्थित है, हल्देश्वर महादेव मंदिर, वो भी सिवाना दुर्ग में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है हल्देश्वर पहाड़ी। और श्रेणी जो हो जाएगी गिरि दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग की श्रेणी गिरि दुर्ग। निर्माण कार्य जो है वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया। एक एग्जैक्ट पहाड़ी का नाम आप याद रखें, हल्देश्वर पहाड़ी। वैसे सिवाना का ऐतिहासिक साका कब हुआ, घटनाक्रम क्या है, वो सारी चीज़ें आप याद करते हैं। तो हम थोड़ा याद करने से पहले एक रिवीजन भी करते हैं कि जो चौहान राजवंश है, स्पेशली सोनगरा चौहान राजवंश, इसके बारे में पढ़ते हैं कि सोनगरा चौहान राजवंश की शुरुआत जो है, जिसके आदि पुरुष जो है, हम पढ़ते हैं नाडोल का चौहान राजवंश। वहाँ एक शासक हुए अल्हण, और उन्हीं नाडोल के चौहान राजवंश से एक कीर्तिपाल नामक व्यक्ति जो है वो एक नया स्टार्टअप करता है, जिनका नाम है सोनगरा चौहान राजवंश। सोनगरा चौहान राजवंश शुरू जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है कीर्तिपाल। इसे कीटू भी कहते हैं। इतिहासकार मोहनोद नैन सिंह ने इसे कीटू एक महान राजा भी कहा। इसी कीर्तिपाल ने चौहान राजवंश की स्थापना की, सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना की, जो कि जालोर के अंदर स्थित है। इसी सोनगरा चौहान राजवंश की वंशावली में हम जालोर दुर्ग जो पढ़ते हैं, जालोर का इतिहास अब पढ़ते हैं, वहाँ जालोर के साथ जुड़ी हुई घटना पढ़ेंगे कि जालोर का एक राजकुमार है वीरमदेव, और वीरमदेव की जो नियुक्ति है वो हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहाँ से वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को वीरमदेव से एक तरफा वन साइडेड लव हो जाता है। बाद में इस पूरा घटनाक्रम के बीच वीरमदेव वो दरबार छोड़कर वापस अपने घर जालोर आ जाता है। ये सारा घटनाक्रम जब इतिहास में डिटेल से पढ़ते हैं, इसी घटनाक्रम के बीच यहाँ फिरोजा अपने पिता से कहकर आक्रमण करवाती है वीरमदेव को अचीव करने के लिए, और उसी आक्रमण करने के समय शुरुआत की जाती है, सबसे पहले अटैक किया जाता है सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग जीत लेने के बाद में अटैक किया जाएगा जालोर दुर्ग पर। तो इतिहास की जुड़ी घटना है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जालोर के साथ साथ जो सिवाना का साका हुआ वो कब हुआ, अटैक किसने किया, तत्कालीन शासक कौन थे, ये सारे जो प्रश्न बनते हैं वो हम याद करते हैं। तो सिवाना दुर्ग पढ़ रहे थे। सिवाना दुर्ग से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटना सिवाना का साका वो कब हुआ वो आपको याद करना है। हल्देश्वर पहाड़ी से एक फैक्ट याद रखना है, हल्देश्वर महादेव मंदिर ये भी इसी दुर्ग में स्थित है। अब सिवाना का साका 1308 का ये घटनाक्रम है। 1308 ईस्वी का ये घटनाक्रम है। उस समय सिवाना का तत्कालीन जो शासक है उनका नाम याद रखना आपको, शीतल देव।
शीतलदेव चौहान। और शीतलदेव इन्हीं जालोर के जो चौहान राजवंश से रिलेटेड ही है, इन्हीं के भाई हैं। कर्णदेव चौहान के ही भाई है जिनका नाम है शीतलदेव चौहान। कर्णदेव चौहान जालोर में शासक है और शीतलदेव सिवना में। शीतलदेव जब राजा है उस समय अटैक किया जाता है, तत्कालीन शासक शीतलदेव आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है जो आक्रमण करता है जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। कई बार प्रश्न बनता है सिवाना पर आक्रमण किस सेनापति ने किया, तो याद करना है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग अटैक करता है। सिवाना का एक सेनापति है जो उसके साथ विश्वासघात कर लेता है, जो दुर्ग के अंदर आने का रास्ता बताने के लिए इस कमालुद्दीन गुर्ग की हेल्प कर लेता है। कुछ इस प्रकार करता है कि दुर्ग के अंदर एक पानी का तालाब होता है, पेयजल स्रोत होता है दुर्ग का। उस तालाब के अंदर वो गाय को काट कर फेंक देता है, गौ का रक्त मिला देता है। वो दूषित पानी पीने की वजह से जो तालाब दूषित हो जाता है, पीने का पानी खराब हो जाता है। इस वजह से शीतलदेव को मजबूरी में दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ जाते हैं और वहाँ से अटैक कर लेता है कमालुद्दीन गुर्ग। शीतलदेव खुद लड़ता लड़ता केसरिया करता है, रानिया द्वारा जौहर किया जाता है। और ये पूरा पूरा घटनाक्रम पढ़ते हैं सिवाना का ऐतिहासिक साका। सिवाना साका हो जाने के बाद, सिवाना दुर्ग को जीत लेने के बाद कमालुद्दीन जो है वो दुर्ग विजय प्राप्त करता है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग का नाम भी परिवर्तन किया जाता है। तो पढ़ेंगे हम डिटेल से, पहले याद करते हैं कि इस सेनापति का नाम क्या है। सेनापति का नाम याद रखें बावला। शीतलदेव का एक सेनापति बावला जो कि विश्वासघात करता है। प्रश्न पूछे आपसे सिवाना दुर्ग में विश्वासघात किसने किया, विश्वासघाती सेनापति, तो याद रख रहे हैं बावला। इसी घटनाक्रम के बाद जब युद्ध जीता जाता है तो सिवाना दुर्ग का नाम भी बदला जाता है। इसी सिवाना दुर्ग का नाम बदल दिया जाता है खैराबाद। खैराबाद नाम रखा जाता है सिवाना दुर्ग का। अब खैराबाद तो नाम हमने याद कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति रहती है, जहाँ जहाँ पर अटैक करेगा वहाँ पर नाम चेंज करेगा। जैसे चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया, सिवाना दुर्ग का नाम बदला गया, खैराबाद रखा गया। वैसे के वैसे यहाँ जालोर दुर्ग पर जब अटैक करेगा वहाँ पर भी नाम चेंज होगा जलालाबाद। हम डिटेल से जब जालोर पढ़ेंगे वहाँ याद करेंगे। अब उपनाम याद किया हमने, तो एक दो उपनाम और है वो भी आप याद रखें। खैराबाद एक उपनाम हो गया। सिवाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है और उपनाम जो है सिवाना के, उनमें सिवाना में एक उपनाम याद करना आपको कुमट दुर्ग। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। और मारवाड़ के राजाओं पर जब जब संकट आएगा तो मारवाड़ के राजा शरण लेने के लिए इस सिवाना में पहुंचते हैं, इसलिए मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। मारवाड़ पर जब भी संकट आएगा तो मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली उपनाम से इस सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली उपनाम याद रखें आप, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। तो मारवाड़ के राजाओं पर जब जब संकट आया वो शरण लेने के लिए सिवाना दुर्ग में जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसी सिवाना दुर्ग का एक और उपनाम जालोर की कुंजी, की ऑफ जालोर, जालोर की कुंजी उपनाम से भी सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। तो सिवाना दुर्ग से जुड़ा हुआ ये कुछ उपनाम बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं सारे के सारे। तो सिवाना दुर्ग का हमने सामान्य परिचय याद किया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। निर्माण किसने किया, वीर नारायण पवार। ऐतिहासिक साका किसके समय हुआ, शीतलदेव के समय। 1308 की घटनाक्रम या विश्वासघाती सेनापति का नाम बहुत बार पूछा जाता रहता है। और उपनाम और कौन कौन से, हमने सारे कुछ याद किए। सिवाना दुर्ग के बाद जालोर दुर्ग से जुड़ी घटना भी हम याद करेंगे, जालोर दुर्ग पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ कमालुद्दीन दुर्ग जो है वो जीत जाता है, जीतने के बाद उसका अगला प्रयास होता है जालोर पर अटैक करना और वहाँ से वीरमदेव को लेकर आना, ये पूरा प्रयास होता है। इसी क्रम में अगला जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं जालोर का दुर्ग, साथ साथ जालोर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं भी हम पढ़ेंगे। जालोर दुर्ग हमने याद किया था कि कीर्तिपाल जो है वो जालोर में सोनग्रा चौहान राजवंश की शुरुआत करता है और उसी जालोर दुर्ग में ऐतिहासिक साका भी हुआ। पढ़ते हैं जालोर दुर्ग, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जालोर दुर्ग राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। इस दुर्ग की एक फैक्ट सरल सा पूछे आपसे तो पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। राजस्थान का प्राचीनतम अलग है,
पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम अलग है। आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, तो याद रखना आपको जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग के अन्य उपनाम भी बहुत सारे हैं, इनमें अन्य कौन कौन से उपनाम हैं वो भी आप सारे के सारे याद रखें। जालोर दुर्ग का एक उपनाम है जलालाबाद। एक आपको याद करना है सुवर्णगढ़। सुवर्णगढ़, जलालाबाद जालोर दुर्ग के ही उपनाम है। इसी जालोर दुर्ग पर ऐतिहासिक राजवंश जिसने शासन किया वो याद करना है सोनगराज चौहान राजवंश। इसी सोनगराज चौहान राजवंश का आदि पुरुष जो है इसने शुरू किया राजवंश, उस व्यक्ति का नाम याद करना है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल की वंशावली में आगे एक और महत्वपूर्ण शासक आएंगे जिनके समय ऐतिहासिक साका हुआ। वो क्या घटना है, वो आप शासक का नाम है कानड़देव चौहान, और इनका एक पुत्र है वीरमदेव चौहान। कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान की पिता पुत्र की जोड़ी। और इस समय एक चीज़ आप याद रखें, कानड़देव चौहान क्या करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही होती है उस समय उनसे टैक्स वसूली भी करती है, और वापस जब उसकी सेना रिटर्न हो रही होती है उस समय उस सेना को लूट कर वहाँ से 5 शिवलिंग लूटे गए, 5 शिव मंदिर बनाता है बाद में आगे जाकर। यही कानड़देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति भेजता है। उस सेनापति से समझौता कर लेता है और समझौता के तहत अपने बेटे को अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में नियुक्त कर लेता है। वहाँ से फिरोजा जो है वो उनसे प्यार करने लग जाती है और बाद में इस वीरमदेव उसको छोड़कर आ जाता है वापस जालोर। और इस प्रयास में यहाँ पर फिरोजा अपने पिता से कहकर आक्रमण करवाती है वापस जालोर पर, और उस समय ये कानड़देव चौहान और उसका बेटा वीरमदेव मिलकर उस आक्रमण को सहन करते हैं, सामना करते हैं। और ये ऐतिहासिक साका होगा पूरा 1311 की घटना है सारी की सारी। और 1311 में जो जालोर का ऐतिहासिक साका होगा, यहाँ आपसे पूछे आक्रमण किसने किया, तो हमने याद किया था जो सिवाण दुर्ग जो था, सिवाण दुर्ग में जिस सेनापति ने अटैक किया था वही सेनापति वापस अटैक करेगा, कमालुद्दीन गुर्ग नाम याद करना आपको। अटैक किया कमालुद्दीन गुर्ग ने। ये कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। यही 1311 का घटनाक्रम है। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत तो लेता है पर यहाँ पर भी वो एक षड्यंत्र के तहत जीतता है। वो क्या करता है कि इस कानड़देव चौहान का एक सेनापति है जिसके साथ फिर से विश्वासघात करेगा, जहाँ जहाँ अटैक करता है वहाँ वहाँ विश्वासघाती सेनापति को चुन लेता है। जैसे हमने याद किया सिवाड़ा में बावला को उसने विश्वासघात करवाया, वैसे के वैसे यहाँ पर कानड़देव चौहान का एक सेनापति है दहिया राजपूत, और ये दहिया राजपूत जो है इससे इन्होंने विश्वासघात करवाया, सारे गुप्त रास्ते जान लिए, बाद में अटैक कर लिया गया। दहिया राजपूत की एक पत्नी भी है जिनका नाम है सत्रिया, और जैसे ही सत्रिया को पता चलता है कि उसके पति ने उस राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है तो ये महिला अपने पति की हत्या कर लेती है। और ऐसी इस महिला का नाम आपको याद करना है सत्रिया, सिंपल सा नाम है। इसी वीरमदेव चौहान और कानड़देव चौहान की जो जोड़ी है इस युद्ध में आखिर में लड़ते लड़ते संघर्ष करते रहते हैं, जहाँ कानड़देव चौहान केसरिया करता है, वीरमदेव चौहान इस युद्ध स्थल में भाग तो लेता है पर आखिर में क्या करता है अपनी कुलदेवी के सामने, इसकी कुलदेवी भी है, इसका नाम आप याद रखें आशापुरी माता, और उस कुलदेवी के मंदिर के सामने आत्महत्या कर लेता है वीरमदेव। तो वीरमदेव ने आत्महत्या कर ली, कानड़देव चौहान मारा गया, केसरिया कर लेता है और रानिया भी जौहर करती है। इस पूरे घटनाक्रम पढ़ते हैं कि जालोर का ऐतिहासिक साका। कमालुद्दीन गुर्ग जो है इस युद्ध को जीत लेता है। जीत लेने के बाद जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तन किया जाता है, जलालाबाद नाम रखा जाता है। जलालाबाद नाम आप फैक्ट याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा जालोर का ऐतिहासिक साका। इस जालोर विजय के बारे में, जालोर से जुड़ी ऐतिहासिक साके के बारे में एक जानकारी ग्रंथ भी मिलता है, कानड़देव प्रबंध। कान्हड़देव
प्रबंध, ये ग्रंथ जो लिखा उस इतिहासकार का नाम आप याद रखें, पद्मनाभ। पद्मनाभ जो है वो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा कांडदेव प्रबंध, जिस ग्रंथ से ये पूरी की पूरी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है सरल से। ये जालोर का ऐतिहासिक शाखा हमने याद किया। और बाद में क्या होता है, इस कांडदेव चौहान का जो पुत्र वीरमदेव चौहान है, इस वीरमदेव ने सुसाइड कर लिया, हमने याद किया, आत्महत्या कर ली। वीरमदेव का सिर काटकर फिरोजा तक पहुंचाया जाता है और वहाँ फिरोजा क्या करती है, इस सिर का विधिवत दाह संस्कार करेगी और स्वयं भी यमुना में कूद जाती है। इस प्रकार इनके लव स्टोरी का हैप्पी एंड होता है और जालोर का ऐतिहासिक शाखा भी कंप्लीट हो, आप याद कर सकते हैं। अब इस शाखा के अलावा जालोर दुर्ग में अन्य कौन कौन सी इमारत स्थित हैं, उनके जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप याद रखें। जालोर दुर्ग में जो इमारतें स्थित है वो कौन कौन से नाम आपको याद करने हैं। जालोर दुर्ग में ही अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद स्थित है। जालोर दुर्ग में ही फिरोजा मस्जिद स्थित है। फिरोजा मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद, जहाज मंदिर, ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम याद करें। जालोर दुर्ग हमने याद किया, जालोर दुर्ग से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं याद की। अब जालोर जिला से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं चाहता हूँ आपके इसके साथ साथ ही याद रखें कि जालोर जो नाम है, इस जालोर क्षेत्र विशेष में और क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं, वो सारी चीज़ें हम याद करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा नोट डालकर कुछ पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखें। जालोर के अंदर एक मुख्य मंदिर आपको याद करना है, आशापुरी माता, जिन्हें महोदरी माता भी कहा जाता है। महोदरा जालोर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। एक और लोक देवी का मंदिर है सुंदा माता, ये भी जालोर में सुंदा माता मंदिर, जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे बना था, वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न बनता है सुंदा माता मंदिर पहला रोपवे कहाँ पर है, जालोर में है। एक नाम आपको याद करना है, बाओत्तर जिनालय। बाओत्तर जिनालय जो है 72 जिनालय, ये भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, ये भी जालोर में स्थित है। जैन मंदिर है, ये भी जालोर में ही स्थित है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं सरल से, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। आशापुरी माता मंदिर कहाँ पर है, सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है, बाओत्तर जिनालय कहाँ पर है। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग रणथंभौर दुर्ग आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर दुर्ग जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी श्रेणी जो है वो एरंड दुर्ग भी है। रणथंभौर दुर्ग चारों तरफ से पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, कंटीली झाड़ियों से भी घिरा हुआ है और पहाड़ पर भी स्थित है। तो श्रेणी आपको याद करना है एरंड दुर्ग। शुक्र नीति के तहत दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है और इस तरह की श्रेणी एरंड दुर्ग के तहत आती है। ये फैक्ट आप याद रखें। जिला याद रखना है सवाई माधोपुर। तो रणथंभौर दुर्ग से जुड़ी हुई इतिहास से जुड़ी घटनाएं, रणथंभौर दुर्ग में मुख्य विरासत क्या क्या है और रणथंभौर दुर्ग से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। शुरुआत की हमने सबसे पहले याद किया सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। श्रेणी जो है वो एरंड दुर्ग है। इसी रणथंभौर दुर्ग में ऐतिहासिक राजवंश जिसने शासन किया, उस राजवंश का नाम आपको याद करना है चौहान राजवंश। राजवंश यहाँ जो शासन करेगा उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। अब जब हम अजमेर का चौहान राजवंश पढ़ते हैं, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन करते हैं, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, वही पृथ्वीराज चौहान के बाद पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र है गोविंदराज। गोविंदराज क्या करते हैं, अजमेर छोड़ लेते हैं और लगभग 1194 के आसपास अपना एक नया राजवंश शुरू कर लेते हैं,
रणथंभौर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना कर लेते हैं। तो रणथंभौर में चौहान राजवंश शुरू किसने किया? रणथंभौर में चौहान राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक नाम आपको याद करना है गोविंदराज। गोविंदराज का परिचय आप याद रखें, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। लगभग 1194 में इन्होंने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। अब ये बात हो गई चौहान राजवंश के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज जिन्होंने ये नया राजवंश बनाया। इन्हीं की वंशावली पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। पर पूरी वंशावली में सबसे प्रतापी जो शासक हुआ उसका नाम हम पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान, जिनके समय ऐतिहासिक शाखा भी होगा, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम। पर रणथंभौर में कुछ अन्य फैक्ट आपको पहले याद कर लेने चाहिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक शाखा का जो घटनाक्रम है डिटेल से पढ़ेंगे। इस रणथंभौर दुर्ग के पास एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है, जिसे हम झाई दुर्ग नाम से जानते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग जो बना हुआ है, इसी के पास एक छोटा सा दुर्ग और है, इसी के पड़ोस में पास में छोटा दुर्ग और बना हुआ है, उसे हम कहते हैं झाई दुर्ग। याद रखना आपको, सरल सा नाम है, झाई दुर्ग है, और रणथंभौर के पास ही बना हुआ है। इसी रणथंभौर में भगवान गणेश का, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। श्री गणेश जी का, भगवान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर बना हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर की कुछ विशेषता भी आप याद रखें। साथ साथ यहाँ जो मेला लगता है गणेश चतुर्थी को लगता है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? इस मंदिर में जो सबसे पहले विवाह का सबसे पहला निमंत्रण इसी मंदिर में कुमकुम पत्रिका पहुँचाई जाती है। इस मंदिर की एक और विशेषता आप याद रखना है, यहाँ जो भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है वो लेटे हुए गणेश है। प्रश्न बनता है लेटे हुए गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको उत्तर याद रखें, रणथंभौर में। चाहे लेटे हुए गणेश कहे, चाहे त्रिनेत्र गणेश कहे, दोनों एक ही है। रणत भंवर गणेश मंदिर भी उपनाम से जाना जाता है। रणत भंवर त्रिनेत्र मंदिर भी कहते हैं इसको। रणत भंवर गणेश मंदिर। यहाँ जो मेला लगता है वो मेला आप याद रखें गणेश चतुर्थी को लगता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर। गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर। ये एक छोटा सा परिचय हमने याद कर लिया मंदिर के बारे में, गणेश मंदिर के बारे में। अब बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग में ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, वो हम फैक्ट याद करते हैं। जब रणथंभौर में चौहान राजवंश का शासन रहा, जब हमीरदेव चौहान शासक थे, उसके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उससे पहले उनके जो खिलजी राजवंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी भी अटैक करते हैं, 2 बार अटैक करते हैं और दोनों बार असफल हो जाते हैं। मतलब आपसे पूछ ले कि रणथंभौर दुर्ग पर असफल प्रयास करने वाला खिलजी शासक कौन सा रहा, तो आपको याद करना है जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार अटैक किया। जलालुद्दीन खिलजी का असफल प्रयास, असफल आक्रमण तो किया पर असफल हो गया। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार अटैक किया, दोनों बार असफल रहा। बाद में जैसे ही खिलजी राजवंश में सत्ता परिवर्तन होता है, अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है, तो अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करेगा, अटैक करेगा रणथंभौर पर। उस पर पीछे भी ऐतिहासिक स्टोरी क्या है, घटनाक्रम क्या है, तो आप डिटेल से याद करना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना गई हुई गुजरात अभियान पर। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई हुई है। उस समय गुजरात अभियान से लौटते समय उसकी सेना में एक छोटा सा विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह को नाम दिया गया नव मुस्लिम विद्रोह। इस सेना जब रिटर्न हो रही है तो रिटर्न होती हुई सेना को
एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को कहा जाता है नव मुस्लिम विद्रोह। इस विद्रोह में अलाउद्दीन खिलजी के सामने विद्रोह करने वाले दो मुख्य विद्रोही थे जिनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, उनके नाम आपको याद करना है, कहबरू और मोहम्मद शाह। इन दो लोगों ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर इस विद्रोह को तो कुचल दिया गया, पर ये दो विद्रोही थे, उनको पकड़ना था। ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं और विद्रोही भागकर शरण ले लेते हैं रणथंभौर में। और रणथंभौर में उस समय तत्कालीन शासक था हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान ने इन दोनों को दे दी शरण। और इस प्रकार इन दोनों को शरण देने के साथ ही ये अलाउद्दीन खिलजी से ये दुश्मनी ले लेता है मोल। तो अलाउद्दीन खिलजी के दोनों विद्रोही कहबरू और मोहम्मद शाह, जिनको शरण अमीरदेव चौहान ने दे दी। ये अमीरदेव चौहान जब जो रणथंभौर का शासक होता है उस समय की घटना है। लगभग 1301 में क्या करेगा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा और अमीरदेव चौहान के समकालीन एक ऐतिहासिक साका होगा, जिसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का पहला ऐतिहासिक साका। 1301 की घटना, हमीरदेव चौहान के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी ने पहले प्रयास किया कि वो उनसे कहबरू और मोहम्मद शाह की मांग करे, पर यहाँ पर हमीरदेव चौहान हठी राजा है और ये इसकी मांग पूरा नहीं करते हैं। इन दोनों आए हुए शरणार्थियों की रक्षा करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे सिद्धांतों पर चलने वाले राजा थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का परिवार परिचय भी आप साथ साथ याद रखें। इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। इनकी एक पुत्री भी है जिनका नाम था देवल दे। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी एक दो शर्तें भी रखता है कि अगर अमीरदेव के पास शर्तें पहुँचाई जाती है, कहता है कि अमीरदेव चौहान इन दो शर्तों को मान ले तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण नहीं करेगा। वो दो शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि अपनी पुत्री का विवाह, देवल दे का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर ले और इन दोनों आए हुए शरणार्थियों को छोड़ दे तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण नहीं करेगा। पर इन शर्तों की पालना अमीरदेव चौहान नहीं करता है, बाद में अटैक कर लिया जाएगा। और अटैक के दौरान अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, हर बार की तरह उनकी एक रणनीति रहती है कि सामने वाली विपक्षी टीम के जो है साथी को खरीद लो। तो यहाँ अमीरदेव चौहान के भी एक विश्वास वाले दो सेनापति है और उन सेनापतियों से विश्वासघात करवाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सेनापतियों के नाम क्या क्या है आपको याद करना है, एक नाम है रणमल, दूसरा नाम है रतिपाल। रणमल और रतिपाल। ये रणमल और रतिपाल जो कि हमीरदेव चौहान के सेनापति है और इन दोनों से विश्वासघात करवाए जाएंगे अलाउद्दीन। ये दोनों विश्वासघात कर लेते हैं बाद में आगे जाकर। हम आपसे पूछ ले कि अमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति, दो नाम याद करने हैं, रणमल और रतिपाल। इन्होंने विश्वासघात किया और हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगा देवी, पुत्री देवल दे, ये अपने परिवार परिचय याद किया। इनके अलावा इन दोनों को शरण दे रखी है कहबरू और मोहम्मद शाह को। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण जब करता है तो सबसे पहले रणथंभौर के पास एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है, उसको जीतता है। हमने याद किया था छोटा दुर्ग बना, उसका नाम था झांसी दुर्ग। झांसी दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने झांसी दुर्ग का नाम चेंज कर दिया और नाम बदल कर रखा नौशहर। झांसी दुर्ग का नाम बदल दिया और नाम रख लिया नौशहर। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद कर सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी बाद में अटैक करने का प्रयास करेगा रणथंभौर पर। इस क्रम में वो विश्वासघात करवाएगा, तो सेनापति विश्वासघात करेंगे, रणमल और रतिपाल। हमीरदेव चौहान की पत्नी और पुत्री जो है, हमने नाम याद किया, रंगा देवी और देवल दे। देवल दे के नेतृत्व में राजस्थान का पहला ऐतिहासिक जल जौहर होगा। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, पदमला तालाब। ये पदमला तालाब जो है, इसी तालाब में कूदकर देवल दे के नेतृत्व में जल जौहर हुआ। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर, इसी तालाब के अंदर हुआ। तालाब का नाम आप याद रखें, पदमला तालाब। तो रणथंभौर का एक ऐतिहासिक शाखा जहाँ नाम भी बदला गया, हमने याद किया, झांसी दुर्ग का नाम बदला नौशहर। ओवरऑल लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो जीत जाती है
और मोहम्मद शाह और कहबरो को वहाँ युद्ध स्थल में मार दिया जाता है। ये सारा का सारा घटनाक्रम हो जाएगा और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया जाएगा। रानिया जो है वो, हाँ, उसकी पुत्री देवल देवी जो है वो जल जौहर करेगी। ये काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग से जुड़ी हुई काफ़ी सारी फैक्ट कई बार पूछे जाते वाले सारे प्रश्न हमने याद किए। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक राजवंश कौन सा रहा? रणथंभौर दुर्ग में ऐतिहासिक साका कब हुआ? ये सारे के सारे फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, हमने सारे के सारे याद किए। चौहान राजवंश का एक और महत्वपूर्ण दुर्ग अजमेर जिले का अजमेर का किला आज हम पढ़ेंगे। स्वागत आप सबका। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग से संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। वैसे तारागढ़ नाम से, एक ही नाम से दो दुर्ग है राजस्थान में। एक हाड़ौती क्षेत्र में है, एक अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर अलग है, तारागढ़ बूंदी अलग है, दोनों अलग अलग हैं। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं अजमेर वाला पढ़ रहे हैं और कंफ्यूज नहीं होना है, नाम दोनों में सेम है। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी है। और लास्ट में बूंदी वाले के जो प्रश्न बनते हैं उस पर भी विस्तार से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखवा दूंगा। पहले तारागढ़ अजमेर से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको समझने हैं। अजमेर नाम आते ही आप अजमेर से जुड़ी हुई इतिहास की घटनाएं आपको याद आनी चाहिए। अजमेर पर ऐतिहासिक राजवंश जिसने शासन किया उसका नाम रहता है चौहान राजवंश। अजमेर में चौहान राजवंश को अजमेर का चौहान राजवंश कहा जाता है, सपाटलक्स का चौहान राजवंश कहा जाता है, सांबर का चौहान राजवंश भी कहा जाता है, जिसके संस्थापक आदि पुरुष हम पढ़ते हैं वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान जिन्होंने इस चौहान राजवंश को शुरू किया और उन्हीं की वंशावली में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए उन सब के द्वारा किए गए कार्यों में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से याद करते हैं। जैसे एक दो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। वासुदेव चौहान ये मूल पुरुष कह सकते हैं या हम आदि पुरुष कह सकते हैं जिन्होंने चौहान राजवंश शुरू किया। और इन्हीं की वंशावली के अंदर हम लास्ट तक पढ़ते हैं कि एक चौहान राजवंश के अंदर शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि अजमेर के इस चौहान राजवंश का अंतिम शासक था। तो पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और इस पूरी यात्रा के बीच जितने भी शासक हुए उनमें और भी कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और उनका संबंध दुर्ग के साथ क्या क्या है, राजवंश के साथ क्या क्या है, वो हम समझेंगे। तो अजमेर दुर्ग हम पढ़ेंगे। अजमेर दुर्ग के साथ साथ अजमेर के चौहान राजवंश से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो अब तक जो हमने याद किए वासुदेव चौहान जो कि संस्थापक है चौहान राजवंश का। इसी चौहान राजवंश ने जो पहली राजधानी बनाई गई वो उसको हम पढ़ता है अहित छत्रपुर। अहित छत्रपुर वर्तमान नागौर जो है इसको पहले अहित छत्रपुर नाम से जाना जाता था। यही जो है चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। वासुदेव चौहान के बाद जो महत्वपूर्ण शासक जितने भी हुए उनमें एक शासक है जिनको हम पढ़ते हैं अजय राज नाम से, और वही अजय राज जो है इस अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अजय राज द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। श्रेणी पूछे कौन सी है, तो श्रेणी याद रखना है गिरि दुर्ग। जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं श्रेणी हो जाएगी गिरि दुर्ग। ये दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम है बिठली पहाड़ी। बिठली पहाड़ी है इसलिए इसको गढ़ बिठली दुर्ग उपनाम से भी जाना जाता है। अजमेर दुर्ग के बहुत सारे उपनाम भी हैं। उपनाम क्या क्या है वो भी आप याद रखें। उपनाम जो है, एक उपनाम है तारागढ़ जो हमने लिखा है हेडिंग में, तारागढ़ अजमेर। एक उपनाम है अजय मेरू दुर्ग। तीसरा उपनाम है गढ़ बिठली दुर्ग। ये सारे के सारे उपनाम अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के हैं। एक उपनाम है राजस्थान का जिब्राल्टर। इतिहासकार विशप हैबर जो है राजस्थान का जिब्राल्टर उपनाम दिया इन्होंने अजमेर के इस तारागढ़ दुर्ग का।
तो ये कुछ एक उपनाम के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे आप याद रखें। अब बात करते हैं निर्माण के संदर्भ में बनने वाले प्रश्न। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया, किसने करवाया, और जो प्रश्न बनते हैं वो सारे याद रखें। निर्माण जो है अजय राज ने करवाया। अजय राज द्वारा लगभग 1113 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। इसी अजय राज द्वारा अजमेर शहर की भी स्थापना की गई। अजमेर नगर का संस्थापक भी अजय राज माने जाते हैं। और अजय राज ने ही सिक्के जारी किए, अजय प्रिय द्रम नाम से सिक्के जारी किए, जिनमें इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम छपा हुआ मिलता है। ये अजय राज जो है जिन्होंने निर्माण कार्य कराया तारागढ़ दुर्ग का। इस तारागढ़ दुर्ग की मरम्मत का काम जो है वो हमने याद किया था जब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आप पढ़ते हैं डिटेल से। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। वही पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ करते हैं। तो एक फैक्ट बनता है सरल सा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का नाम, ये तारागढ़ नाम किसने दिया तो याद रखना है पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का राजकुमार अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखते हैं और वही तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में स्थित है। तो निर्माण तो अजय राज ने कराया था पर नाम परिवर्तन तारागढ़ जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाया गया। तो इस दुर्ग के साथ एक चौहान राजवंश का साथ संबंध हमने याद किया। निर्माण नाम चेंज में यहाँ पर मेवाड़ राजवंश का मिश्रण भी आ रहा है। और एक और फैक्ट आप याद रखें, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में एक शासक है मालदेव। मालदेव हुए, मालदेव की पत्नी का नाम था उमादेव, जिन्हें इतिहास में हम रूठी रानी उपनाम से जानते हैं। और वही रूठी रानी जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पति के निधन के बाद, मालदेव की मृत्यु के बाद सती भी होती है, उन्हें इतिहास की एकमात्र महासती भी कहा जाता है। वही उमादेव रूठ कर इस तारागढ़ दुर्ग चली आई थी। तो याद रखना आपको फैक्ट, मारवाड़ के राठौड़ शासक, मारवाड़ के शासक है मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी उमादेव रूठ कर तारागढ़ दुर्ग चली आती है। की पत्नी उमादेव रूठ कर इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आती है, में आई। इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर रूठी रानी आती है। रूठी रानी इतिहास की एकमात्र महासती भी कहलाती है और इतिहास में रूठी रानी उपनाम से जानी जाती है। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री है उमादेव और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी है। अब तारागढ़ दुर्ग से जुड़ी एक दो बात और आपको याद रखनी है। मीरान शाह की दरगाह, प्रश्न बनता है कई बार, मीरान शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ता है कि तारागढ़ में ही स्थित है। एक और याद रखना है आपको, घोड़े की मजार, एक घोड़े की मजार भी तारागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। सरल सा फैक्ट है, आराम से आप याद कर पाएंगे। एक प्रश्न और आपको याद करना है, श्रृंगार चवरी बुर्ज। सारे फैक्ट जो लिखवा रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार चवरी बुर्ज भी जो है वो तारागढ़ दुर्ग में अजमेर में स्थित है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के बनते हैं जो कई बार पूछे जाते रहते हैं। रिवाइज कीजिएगा। उपनाम गढ़बेटली दुर्ग, अजयमेरु दुर्ग और तारागढ़। तारागढ़ नाम रखा था हमने याद किया पृथ्वीराज सिसोदिया ने, अपनी पत्नी तारा के नाम पर रखा। मारवाड़ के साथ भी संबंध था, मालदेव की पत्नी रूठ कर इसी दुर्ग में आई थी। और मीरान शाह की दरबार भी है, घोड़े की मजार भी है और अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में इस दुर्ग में जानकारियाँ मिलती हैं। अब हमने याद किया था कि अजमेर के चौहान राजवंश में एक छोटा सा सूक्ष्म परिचय भी हम याद करेंगे। तो वासुदेव चौहान हमने शुरुआत में पढ़ा कि संस्थापक है, आदि पुरुष है चौहान राजवंश के। इसी वंशावली में चौहान राजवंश के सबसे जो पावरफुल शासक हुए, हम ये कहते हैं मोस्ट पावरफुल शासक, जिनका साम्राज्य भी हम पढ़ते हैं काफ़ी विस्तार से, एक नाम पढ़ते हैं बिसल देव चौहान। वो भी चौहान राजवंश के हैं, इसी वंश के हैं। तो उनका थोड़ा एक परिचय आप याद कर लीजिए। इससे साथ साथ फैक्ट याद रखें कि जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता था। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है बिसलदेव के बारे में। और ये बिसलदेव जो है जिनके समय साम्राज्य दिल्ली तक विस्तृत था। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हम कह सकते हैं, आपसे पूछ ले कि चौहान राजवंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, चौहानों का स्वर्ण काल किसका रहा,
तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने हैं बिसल देव के बारे में। बिसल देव ने खुसरू शाह को भी पराजित किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप आराम से याद कर सकते हैं। और ये बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। और ये बिसल देव जो है जिनके समय स्वर्ण काल माना जाता है चौहान राजवंश का। इसी क्रम में फिर लास्ट में पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनके शासनकाल में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी विद्वान था जिसने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो से। चंद्रवरदाई नाम आपको याद रखना है, वरदाई, चंद्रवरदाई जो है जिन्होंने ये पृथ्वीराज रासो वीर रस में ग्रंथ लिखा गया था। चंद्रवरदाई के पुत्र जो है जलहण, वो आगे जाकर रचना को पूरी करता है। तो पृथ्वीराज रासो भी संबंध इसी के साथ है। तो ये वीडियो जहां हमने चौहान राजवंश से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं और चौहान राजवंश से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दुर्ग तारागढ़ दुर्ग की चर्चा की। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करना है। अब तारागढ़ नाम से ही मैं चाहता हूं कि तारागढ़ नाम एक सिमिलर है जो एक बूंदी के अंदर भी है, और उसके भी 2-3 फैक्ट आपको मैं मानता हूं आप याद कर लेते हो तो पर्याप्त है। वो क्या क्या प्रश्न बनते हैं तारागढ़ बूंदी वाले से, वो एक्स्ट्रा नोट डालकर आप साथ साथ याद रखें। तारागढ़ दुर्ग बूंदी ये अलग है, थोड़ा सा नाम सेम है पर दुर्ग अलग है। बूंदी हम जैसा जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ा चौहान राजवंश का शासन रहा हाड़ौती क्षेत्र में, और बूंदी में एक शासक हुए बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया तारागढ़ बूंदी का। तारागढ़ अजमेर का याद निर्माण कराया था अजयराज ने, तारागढ़ बूंदी का निर्माण आपको याद करना है। निर्माता पूछे तो बरसिंह हाड़ा। इसी तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर एक तोप स्थित है, गर्भ गुंजन तोप, जिसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी जो है, इस तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण कार्य के साथ साथ एक फैक्ट पूछा जाता है कि जब मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ते हैं तो मेवाड़ के अंदर एक शासक हुए राणा लाखा। राणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी वाला है उसको ध्वस्त करेंगे। बाद में वो प्रयास भी करते हैं पर असफल हो जाते हैं। तो राणा लाखा अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेवाड़ के अंदर एक मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाते हैं। उसके लिए एक प्रशासक नियुक्त करते हैं, एक सेनापति नियुक्त करते हैं, उसका नाम मिलता है कुंभा। कुंभा नामक एक सेनापति नियुक्त किया और उस मिट्टी वाले तारागढ़ दुर्ग को ध्वस्त किया और बेचारे उस सेनापति को भी मारा और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ऐसे मेवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम मिलता है राणा लाखा। तो राणा लाखा के बारे में एक प्रश्न सरल सा बनता है कि मिट्टी का प्रतीकात्मक तारागढ़ दुर्ग किस मेवाड़ शासक ने बनाया? राणा लाखा ने। और वही मिट्टी का प्रतीकात्मक दुर्ग जो है वो कौन सा दुर्ग बनाया गया? तो ये जो है तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला जो है वो मिट्टी का बनाया गया। तो हम फैक्ट याद कर सकते हैं कि मेवाड़ के राणा लाखा ने मिट्टी का प्रतीकात्मक तारागढ़ दुर्ग बनाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बनाया और उसको ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? ध्वस्त भी किया, मतलब बनाया, उसको तोड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ऐसा राणा लाखा हुए मेवाड़ के। और ये कुछ प्रश्न बनते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी के। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के फैक्ट हमने याद किए, तारागढ़ अजमेर के फैक्ट याद किए। और आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.